गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको HEMM डिप्लॉयमेंट ओपन कास्ट खदान के लिए बता रहा था, उसी वीडियो के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने आज की वीडियो फिर से डाल रहा हूं। अभी की वीडियो डाल रहा हूं जो HEMM हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी जो होती है, जिसके लगभग इक्विपमेंट्स को मैं बता दिया था। यहां पर आपके सामने एक लास्ट इक्विपमेंट आपकी बची हुई है, इनपिट क्रशर। इनपिट क्रशर क्या होती है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इनपिट क्रशर, इनपिट क्रशर। तो यहां पर रीजन, इसका डिप्लॉयमेंट का रीजन हम लोग जानना चाह रहे हैं। रीजन फॉर डिप्लॉयमेंट, यानी जब ओपन कास्ट खदान की गहराई धीरे धीरे जब बढ़ने लगती है तो डंपर के साथ, सॉवेल के साथ जो डंपर का डिप्लॉयमेंट होता है उसकी संख्या भी बढ़ने लगती है, क्योंकि फेस से कोल्ड डंप या ओबी डंप का डिस्टेंस जो है बढ़ने लगता है। जैसे जैसे डंपर की संख्या एक सॉवेल के साथ आप बढ़ाते जाते हैं तो नंबर ऑफ डंपर के बढ़ने से हॉल रोड में डस्ट का जनरेशन बहुत ज्यादा होता है, फेस के पास डस्ट का जनरेशन बहुत ज्यादा होता है, डंप के पास डस्ट का जनरेशन बहुत ज्यादा होता है, साथ ही डीजल का कंजप्शन भी बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण से इन्वायरमेंट जो है पोल्यूटेड होती जाती है और इन्वायरमेंट के पोल्यूशन से होते हैं नंबर ऑफ डिसीज जनरेट हो जाते हैं। इन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए हम लोग जो है इनपिट क्रशर का इस्तेमाल करते हैं। इनपिट क्रशर जो है हम लोग कोल बेंच के ऊपर अगर हम लोग इनपिट क्रशर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपकी जो है कोल बेंच है जिसके ऊपर अगर आप इनपिट क्रशर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि क्राउलर माउंटेड होती है, जिसके ऊपर में जो सॉवेल होती है वो सॉवेल जो है ओबी को या कोयले को, अगर कोयले पर आप अगर डिप्लॉय कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है हम लोग ये सॉवेल के साथ एक या दो डंपर जो है देते हैं। एक सॉवेल के साथ एक या दो डंपर, केवल जो है एक डंपर या दो डंपर, एक और 2 डंपर हम लोग जो है लगाते हैं सॉवेल के साथ। तो ये जो सॉवेल होती है डंपर में वहीं पर डालती है और ये डंपर जाकर के जो बगल में लगी हुई इनपिट क्रशर है, जिसको मैं कह दे रहा हूं कि IC इनपिट क्रशर, इनपिट क्रशर के ऊपर जो है कोयला को डालती है और ये इनपिट क्रशर जो डला हुआ कोयला होता है उसको उपयुक्त साइज में क्रश करती है। क्रश करके ये जो है ट्रांसपोर्ट करती है सीधे कहां पर, डंप में, जो कि इसके साथ बेल्ट कन्वेयर लगी रहती है, बेल्ट कन्वेयर लगी रहती है। तो ये इनपिट क्रशर डायरेक्ट जो है ओबी डंप यार्ड में, ये अगर ओबी डंप के ओबी में अगर इसको ओबी बेंच पर अगर डिप्लॉय कर रहे हैं तो ओबी को डायरेक्ट जो है डंप करती है किसमें, ओबी डंप यार्ड में। अगर कोयले के बेंच पर आप इसको अगर डिप्लॉय किए हुए हैं इनपिट क्रशर को, तो ये सीधे जो है कोल डंप में डंप ले जाती है, ट्रांसपोर्ट करती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से नंबर ऑफ डंपर का डिप्लॉयमेंट जो है कम हो जाता है और नंबर ऑफ डंपर की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है, डीजल कंजप्शन कम हो जाता है, इन्वायरमेंट जो है कम पोल्यूट होती है और हमारी सेफ्टी जो इशू है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इनपिट क्रशर का इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट HEMM के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं वो आपने समझ लिया फ्रेंड्स। तो हम लोग यहाँ पर जो अपन शेयर कर रहे थे कि जो टारगेट रहती है माइंस के टारगेट के हिसाब से अपन लोग मशीन का डिप्लॉयमेंट करते हैं, जिसके संबंध में मैं पिछली वीडियो जो आपको दिखा रहा था उसकी जो है चर्चा करते हैं, जिसमें इसकी जो वीडियो थी वो बची हुई थी, पूरी नहीं कंप्लीट हो पाई थी, जिसमें हम लोग ये एड के बाद जो है फिर आपको ये जो है चालू हो जाएगी। इसकी वीडियो को आप हमारी जो YouTube चैनल है मिश्रा सर माइनिंग क्लास की YouTube चैनल, उसको आप कंटिन्यूअस देखिए, पूरा देखिए। अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के आप निकाल सकते हैं मेरी पूरी वीडियो को देख करके। तो यहाँ पर ये दूसरी एड चालू हुई है, दूसरी एड समाप्त होने के साथ ही जो है आपकी वो जो HEMM की साइज है स्किप कर दे रहा हूँ मैं आपको फ्रेंड्स। मिश्रा सर, मैं इसको बढ़ा देता हूं जहां तक पिछली वीडियो में आपने देखा था। DGMS के कैंडिडेट्स आपने लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन भी डिसाइड कर लिया। वैसे जो ओपन कास्ट की माइन है वो लेवल हम लोग लेवल
लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन और जो मैकेनिकल उस मेथड से कितनी प्रोडक्शन हम मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं, उसमें मैन पावर कितनी। तो आप ये जो वेबसाइट दी हुई थी, वेबसाइट के आधार पर आप जो है वो जो है आप डिसाइड कर सकते हैं। हम लोग सॉलिड डंपर कॉम्बिनेशन से 1 से 2 मिलियन टन पर ईयर। यहीं के बाद आप ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। 1 मिलियन यानी कि 3333 टन पर डे हम लोग उसको प्रोड्यूस करने करते हैं। और अगर 2 मिलियन टन कहे तो 6666 टन 6666 टन प्रोड्यूस करने का प्रयास करते हैं। मैन पावर इसमें जो लगती है दोस्तों लगभग 90% इस शिफ्ट में लगती है। 3 शिफ्ट में 9 के 27 यानी कि 270 लग जाएगी, प्लस जनरल शिफ्ट यानी जो मेंटेनेंस शिफ्ट है उसमें 40 लग जाती है, तो 310 जो है मैन पावर आपको लगेगी पर डे। ओएमएस आप निकालने का प्रयास कीजिएगा तो इसको डिवाइड करने पर आपको 15 के लगभग आएगी। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि आप जो है HEMM की टारगेट आपको अगर दी हुई है कि कोयले में 1 से 2 मिलियन टन पर ईयर प्रोडक्शन आपको करनी है और उसमें आप जो है सॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं। एप्लीकेबिलिटी आप एक दूसरे कॉलम में देते हैं कि कब आप सॉवेल डंपर अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही जो है आप उसमें मैन पावर कितनी लगेगी, OMS कितनी आएगी और उसमें मेन इक्विपमेंट कौन सी डिप्लॉय करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो सॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन है जो 1/6 ग्रेडियंट पर आप डिप्लॉय करते हैं, जिसके लिए टारगेट प्रोडक्शन जो रहती है माइंस की उस ब्लॉक की वो 1 से 2 मिलियन टन के बीच में रहती है, जिसमें मैन पावर इस शिफ्ट में 90 मैन पावर अगर लग रही है तो 3 शिफ्ट में आप जो है 310 मैन पावर डिप्लॉय करते हैं। और उसमें जब आप ये 1 मिलियन टन मतलब कि 3333 मिलियन टन, ये 2 मिलियन टन मतलब 6666 मिलियन टन, 6666 टन पर डे, उसको आप अगर ये मैन पावर पर डे से डिवाइड करते हैं तो OMS आपको मिल जाती है लगभग 15 के लगभग OMS प्राप्त होती है। OMS मतलब कि एक आदमी पर यहाँ पर 15 टन कोयला निकलती है। अब यहाँ पर जो इक्विपमेंट की बात की जा रही है, इसकी वीडियो को आप देख करके आप कंटिन्यू जो है अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं फ्रेंड्स। आपके सामने लिंक दी हुई है, मैं इसको 1-2 इक्विपमेंट को दिखाने के बाद आप अपने जो मेरी वीडियो सीरीज है उसको आप देख करके इसकी पूरी स्टडी कर सकते हैं। मैं इसको चालू करता हूं, फिर से ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। इक्विपमेंट में बात करें दोस्तों, जो ओपन कास्ट माइनिंग की ईच बेंच में जो इक्विपमेंट लगती है, सॉवेल तो एक लगेगी, एस मतलब सॉवेल आपको ध्यान में रखना है। यहाँ मैं एस मतलब सॉवेल लिख दिया हूँ, डी मतलब डंपर लिख दिया हूँ और साथ ही डी स्मॉल डी मतलब ड्रिल लिख दिया हूँ। तो यहाँ पर एक सॉवेल तो एक बेंच में लगेगी ही, इसके साथ आप 4 डंपर डिप्लॉय कर सकते हैं। 3 से 4 अपन लोग एक सॉवेल के साथ करते हैं। दूसरी नेक्स्ट इक्विपमेंट जो है 1 ड्रिल लगेगी। ड्रिल की साइज डिपेंड करती है बेंच के हाइट के ऊपर, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उसके संबंध में। एक रॉक ब्रेकर उस मशीन के साथ, उस बेंच के साथ हम लोग एक रॉक ब्रेकर देंगे, जो बोल्डर्स फॉर्म होते हैं उसको ब्रेक करने के इस्तेमाल में लाया जाता है। एक डोजर देंगे, जनरली 2 डोजर 2 बेंच को कवर कर लेता है। एंसिलरी इक्विपमेंट्स जो है मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा कि एंसिलरी इक्विपमेंट 11 इक्विपमेंट रहते हैं, वो क्या क्या रहते हैं। तो ये सॉलिड डंपर कॉम्बिनेशन की बात हो गई। दूसरे नंबर में ड्रैग लाइन के साथ जब हम लोग सॉलिड डंपर कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि एंसिलरी इक्विपमेंट्स की हम लोग जो है चर्चा कर चुके हैं इसके पिछले वाले वीडियो में, जो आप देख करके एंसिलरी इक्विपमेंट्स, सहायक इक्विपमेंट्स जिसको कहते हैं वो कौन कौन सी होती है, जिसको मैं यहाँ पर 13 नंबर तक का, 12 नंबर तक का जो बता चुका था। 13 नंबर की वीडियो को, 13 नंबर की जो इक्विपमेंट है इनपिट का सर अभी मैं बताया हूँ फ्रेंड्स। अब देखिए दूसरे नंबर में यहाँ पर अगर आप सॉवेल डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं तो सॉइल के जगह पर अगर ड्रैगलाइन डिप्लॉय कर रहे हैं तो ड्रैगलाइन के साथ आपको ओबी कोल बेंच पर तो जो है सॉवेल ही देनी पड़ेगी, क्योंकि ड्रैग लाइन जो है केवल ओबी बेंच के लिए ही डिप्लॉय होती है फ्रेंड्स। तो ये ड्रैग लाइन के साथ आप सॉवेल किसके लिए दीजिएगा, कोल बेंच के लिए दीजिएगा। लेकिन ड्रैग लाइन के साथ डंपर डिप्लॉय नहीं की जाती, क्योंकि ये डायरेक्ट ओबी को, ब्लास्टेड ओबी को उठा करके कोल ओबी डंप यार्ड में जो है थ्रोन आउट करती है। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि जो है ये दूसरी मेथड ऑफ माइनिंग है जिसको आप मशीन के इक्विपमेंट के आधार पर आप कर रहे हैं। तो इसके लिए जो ग्रेडियंट की जरूरत पड़ती है, 2 से 4 ग्रेडियंट की जरूरत पड़ती है। आप इसकी वीडियो को ध्यान से सुनिए और उसके आगे की स्टडी करने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स। ड्रैग लाइन की कुछ एप्लीकेबिलिटी है, कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं एप्लीकेबिलिटी में, उसको ध्यान रखना होगा कि जो सीम की इंक्लिनेशन होगी वो जहां तक हो सके फ्लैटर होनी चाहिए। रॉक जो है सॉफ्टर होना चाहिए। सीम इंक्लिनेशन
2 से 4 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। बेंच हाइट 45 मीटर से अधिक में हम लोग डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं ड्रैग लाइन को। 45 मीटर से अधिक अगर वो होती है तो वहां पर हम लोग वर्टिकल टेंडम मेथड अपनाने का प्रयास करते हैं। वर्टिकल टेंडम क्या होती है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा दोस्तों। सरफेस तो फ्री होनी ही चाहिए। ये देखिए एक स्पेशल एप्लीकेबिलिटी है कि जियो टेक्निकल प्रोफाइल जो होती है वो मोर और लेस पैरेलल टू द सीम ग्रेडियंट होते हैं। सीम जिस झुकाव से झुकी हुई रहती है, स्लोप रहती है, उसी के मोर और लेस जो है जो पैरामीटर जो प्रोफाइल होगी वो लगभग उसी की इक्वल होगी। तो अपना जो ग्रेडियंट है वो ज्यादा नहीं होने से ऐसा रहने पर ड्रैग लाइन अच्छे से काम कर पाती है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए अगर प्रोडक्शन की बात करें तो ड्रैग लाइन से हम लोग लगभग सॉलिड डंपर वाली कॉम्बिनेशन के लगभग ही प्राप्त करते हैं। हम लोग यहाँ पर 2.5 मिलियन टन तक प्रोड्यूस कर सकते हैं और मैन पावर थोड़ी बढ़ जाती है। 100% इस शिफ्ट में पड़ते हैं तो 303 शिफ्ट में पड़ेंगे, प्लस 40 जो है लगभग मेंटेनेंस शिफ्ट में होते हैं तो 350 टोटल मैन पावर होते हैं। ओएमएस इसमें देखते हैं कि 15 से 20 के बीच में बढ़ता है दोस्तों। अगर हम लोग इसमें इक्विपमेंट की बात करें कि इच बेंच पर इक्विपमेंट कितने लगते हैं ड्रैग लाइन बेंच पर खास करके, तो ड्रैग लाइन बेंच पर एक ड्रैग लाइन तो रहेगी, उसके साथ ड्रिल लगती है, एक रॉक ब्रेकर लगेगी, बोल्टर जो फर्म होते हैं उसके लिए, एक जो है डोजर लगेगी जो कि 2 फेस कवर कर लेती है, साथ में प्लस 11 जो है लगभग एंसिलरी इक्विपमेंट लगेंगे जिसको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा दोस्तों। तो ये हो गई क्या चीज ड्रैग लाइन बेंचेस के लिए। इसके लिए एक और एप्लीकेबिलिटी आप इसमें जोड़ सकते हैं कि ये जो रॉक होती है, रॉक की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो एज फॉर एज कितनी होनी चाहिए, रॉक की क्रशिंग स्ट्रेंथ, रॉक स्ट्रेंथ सॉफ्टर होना चाहिए, रॉक यानी कि सॉफ्टर होना चाहिए। ये एक चीज और आप जोड़ सकते हैं, इसमें रॉक जोड़ना ही है कहिए तो। अब हम लोग जो है देखते हैं तीसरी जो मेथड है सॉवेल डंपर के साथ इनपिट क्रशर। इनपिट क्रशर जो कॉम्बिनेशन है, इनपिट क्रशर क्या होती है दोस्तों, जब कोल सीम ढाल में पाई जाती है और अगर इसकी डेप्थ धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो डंपर की संख्या हमको बढ़ानी पड़ती है ताकि सॉवेल जो लोडिंग मशीन है वो उस आइडल न रहे। तो सॉवेल के साथ डंपर की संख्या बढ़ने लगती है। डंपर की संख्या बढ़ने से मास अमाउंट में डस्ट जनरेट होती है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, यहाँ तक कि जो है डंपर की क्राउडिंग बढ़ जाने से और भी नाना प्रकार के पोल्यूशन जनरेट होने लगते हैं, फ्यूम्स और जनरेट होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में डंपर की संख्या को कम करने के लिए हम लोग हर सॉवेल के साथ एक इनपिट क्रशर प्रदान करते हैं जो कि सॉवेल के पीछे ही लगी रहती है, जो कि पोर्टेबल ट्रांसपोर्टेबल होती है। इसमें जब सॉवेल के साथ जो डंपर डिप्लॉय 1 या 2 डंपर डिप्लॉय करते हैं तो वो डंपर इस इनपिट क्रशर में रॉक को डालता है, यानी ओवरबर्डन ब्लास्टेड रॉक को डालता है। ये इनपिट क्रशर उसको क्रश करके एक पर्टिकुलर साइज में कन्वर्ट करते हैं, उसके साथ लगा हुआ बेल्ट कन्वेयर सीधे ओपी डंप यार्ड में डंप करती है। तो ये इनपिट क्रशर जो इस्तेमाल करते हैं वो जो इसके लिए जो रॉक तैयार होती है डंप यार्ड में, इसको सेलिंग भी किया जा सकता है और रोड मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल के लिए दोस्तों। तो ये ओबी बेंच में स्टेब्लिश करते हैं, साथ ही कोल बेंच में भी स्टेब्लिश करते हैं और जो रिक्वायर्ड साइज की अपने को चाहिए कोल 50 to 200 mm साइज की जो स्टीम कोयला कंज्यूमर डिमांड करता है वही साइज में उसको ब्रेक करती है और बेल्ट कन्वेयर से उसको ट्रांसपोर्ट करके सीधे कोल डंप यार्ड में ले जाते हैं दोस्तों। तो ये इनपिट क्रशर की कॉम्बिनेशन है जिसमें हम लोग कहेंगे कि जो ग्रेडियंट की जरूरत है वो 1/6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर डेस्पेस न करके 1/6 क्योंकि सॉलिड के लगी रहती है इसमें, थिक और थिन सिम दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो ये एप्लीकेबिलिटी जो सॉलिड डंपर की एप्लीकेबिलिटी थी ठीक उसी प्रकार से रहेगी। इसमें हम लोग 3 मिलियन टन तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोडक्शन वाले कॉलम में देखें तो मैन पावर इसमें जो है 17 to 3 + 40 यानी 250 की लगभग मैन पावर लगती है और इसकी ओएमएस जब देखते हैं तो 20 से 25 के बीच में प्राप्त होती है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है आप इक्विपमेंट की बात करें तो एज फर्स्ट रो यानी फर्स्ट रो में जो सॉलिड डंपर की रो की कॉम्बिनेशन है वही इक्विपमेंट लगेगी, प्लस 1 जो है इनपिट क्रशर लगेगी और साथ में 11 जो एंसिलरी इक्विपमेंट की बात करते हैं वो लगेगी दोस्तों। अब हम लोग चौथे नंबर में आते हैं सरफेस माइनर और सॉलिड डंपर का कॉम्बिनेशन। सरफेस माइनर की एप्लीकेबिलिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेबिलिटी है कि जो कोयले की
क्योंकि सरफेस माइनर कोयला को काटती है, तो कोयला के क्रशिंग स्ट्रेंथ ऐसी होनी चाहिए कि वो सरफेस माइनर उसका पिक्स उसको काट सके। तो हम लोग ये कहते हैं कि 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक क्रशिंग स्ट्रेंथ का कोयला नहीं होना चाहिए, और जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं कि 5 to 40 पास्कल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये हो गई क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ कोल की। बाकी एप्लीकेबिलिटी, अब आप सरफेस माइनर की अगर कहते हैं तो लगभग वैसे ही होती है। इसमें सिलिका परसेंटेज जो है हम लोग कहते हैं कि 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और आरक्यूडी बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, रॉक क्वालिटी डेजिनेशन बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये सब सरफेस माइनर की कुछ एप्लीकेबिलिटी है जिसको आप लोग को ध्यान में रखना है। इससे हम लोग 5 मिलियन टन पर ईयर प्रोड्यूस कर लेते हैं। साथ ही जो है जब मैन पावर की बात करते हैं तो 100 into 3 + 70 यानी 370 मैन पावर्स लगती है। ओएमएस की बात करेंगे तो ओएमएस जो है अपने को बहुत अच्छी इसमें मिलती है, 25 से एबव मिलती है, लगभग 40 से 60 के बीच में मिल जाती है। तो यहाँ पर सरफेस माइनर कोल बेंच में लगेगी, और बाकी ओबी बेंचेज में एज पर फर्स्ट रो का जो इक्विपमेंट है उसी तरीके से लगेगा। दोस्तों सरफेस माइनर के साथ हम लोग बेल्ट कन्वेयर और देते हैं जो कि डंप यार्ड में डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट करती है, अन्यथा बेल्ट कन्वेयर को निकाल दिया जाता है और उसके साथ वो कटिंग करते हुए जाती है, और पीछे से डोजर उसको डोजरिंग करके इकट्ठा करती है, पेलोडर उसको उठा करके डंपर में डालने का प्रयास करती है। इंडियन कोल माइंस में इसके जो साथ लगे हुए बेल्ट कन्वेयर है उसको निकाल दिया गया है। दोस्तों तो यहाँ पर सरफेस माइनर वाली कॉलम मेथड जो है कंप्लीट हुई। सरफेस माइनर सॉल्ट डंपर कॉम्बिनेशन आपको याद रखना होगा। सरफेस माइनर के मॉडल के आधार पर उसकी डेप्थ की गहराई हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे गेवरा में सबसे लार्जेस्ट 4200 का इस्तेमाल किया जाता है, SM 4200 बोलते हैं उसको, जो 42 सेंटीमीटर तक के जो कोयले को डेप्थ तक काट लेती है। यहाँ पर पांचवा बता रहा हूँ आपको कि बकेट व्हील एक्सवेटर है। दोस्तों बकेट व्हील एक्सवेटर सॉफ्ट रॉक के लिए या लिग्नाइट जैसे कोल की कटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है NCL में। तो सॉफ्ट रॉक के लिए इसकी एप्लीकेबिलिटी, जिसमें हम लोग प्रोडक्शन जो है 16,000 टन पर डे करते हैं, और साथ ही जो मैन पावर लगती है 40 into 3 यानी कि 40 मैन पावर, बहुत मैन पावर कम लगती है, और 30 जो है आपकी लगभग पर शिफ्ट में लगती है। तो ये 150 जो है मैन पावर लग रही है, और इसकी ओएमएस देखिएगा इसको डिवाइड करके तो लगभग 110 ओएमएस प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर आप देखिएगा एंसिलरी इक्विपमेंट में जो बकेट व्हील यहाँ पर लगते हैं उसके साथ जो है यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बता देना चाहता हूं कि जो NLC नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो माइंस में जॉब पाने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म पुटअप कर रहे हैं या उसकी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो वो ध्यान रखिए कि जो बकेट व्हील एक्सकवेटर है उसकी प्रश्न आपकी मैक्सिमम पूछी जाएगी वहां के एग्जामिनेशन के लिए, वहां के रॉक, वहां के जो मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में। तो आप ये बकेट व्हील एक्सकवेटर की एक अलग से मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसको आप वीडियो की सीरीज को कंटिन्यूअस देखते रहिए मिस्टर सर माइनिंग क्लास की वीडियो को, और अपनी तैयारी को पक्का कीजिए फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट जो HEMM है उसके बारे में मैं इसको ऑन कर रहा हूं, आप देखिए। आपके एंसिलरी इक्विपमेंट जो आपको वहां लगे रहे थे और कॉलम 1 में वो लगेंगे ही लगेंगे। तो ये हो गई बकेट व्हील एक्सकवेटर। अब यहाँ पर 6वें नंबर में मैं हाई वॉल कंटिन्यूअस माइनर HCM की बात किया हूँ। हाई वॉल कंटिन्यूअस माइनर कहाँ पर और कौन सी मेथड में इस्तेमाल करते हैं? जब हम लोग कोल सीम का एक्सट्रैक्शन ओपन कास्ट माइन से करते जाते हैं, कोल सीम की डेप्थ बढ़ती जाती है, तो यहाँ पर एक डेप्थ ऐसी आती है जहां पर हम लोग कोयले को सेल करके जो इनकम होती है वो कोयले को और ओबी को निकालने के खर्च जो एक्सपेंस होती है उसके बराबर हो जाती है। उस डेप्थ को हम लोग इकोनॉमिक लिमिट कहते हैं। इकोनॉमिक लिमिट के बियॉन्ड अगर हम लोग कोयले को ओपन कास्ट मेथड से निकालने का प्रयास करें तो हमको लॉस होगी। ऐसी स्थिति में ओपन कास्ट माइन को हम लोग बंद कर देते हैं। तो उस बंद न करें इसके लिए हम लोग जो है हाई वॉल कंटिन्यूअस माइनर डिप्लॉय करते हैं, जो उसके नीचे की डिपोजिट को बिना वेंटिलेशन का, बिना मैन पावर का, बिना सपोर्ट का हम लोग निकाल लेते हैं। बिल्टअप एरिया के नीचे भी और हाई बिल्टअप एरिया होती है या लोकेलिटी होती है उसके नीचे भी सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग हाई वॉल कंटिन्यूअस माइनर का यूज करते हुए आराम से कोयला को निकाल लेते हैं। तो ये बियॉन्ड इकोनॉमिक लिमिट आप समझ गए होंगे कि बियॉन्ड इकोनॉमिक लिमिट तक का जो डिपोजिट है उसको निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं और बिलो बिल्टअप एरिया के नीचे करते हैं। इससे हम लोग 1000 टन पर डे प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही जो है मैन पावर मात्र 20% ईच शिफ्ट में लगती है। 3 शिफ्ट में 60 हो गई, 10 जो है मेंटेनेंस गेन में लगती है, तो 70 मैन पावर इसमें लगती है। ओएमएस की बात करें तो 15 से 20 ओएमएस प्राप्त होती है।
15 to 20 OMS प्राप्त होती है। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे इक्विपमेंट की, तो हाई वाल्व कंटिन्यूअस माइनर के साथ एक एड कार रहती है। एड कार, नंबर ऑफ एड कार हम लोग जोड़ते जाते हैं, माउथ के पास ही जो है जोड़ते जाते हैं एड कार को, जो 3 मीटर लंबाई की होती है। और जोड़ने के लिए हम लोग एक लॉन्च व्हीकल मशीन होती है, उसको इस्तेमाल करते हैं। और एक जो है एलिवेटिंग स्टेकर कन्वेयर होती है, जो कि मैं शॉर्ट में शब्द में लिख चुका हूं दोस्तों। तो ये 6 टाइप की आपकी मेथड है जो ओपन कास्ट माइन में लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन के आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंडीशन है जिसके आधार पर हम लोग मेथड चूज करेंगे और अपने टारगेट को अचीव करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। विशेष माइनिंग जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो बेल आइकन को दबाइए ताकि आपकी पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। डेली आप 2 वीडियो अपलोड करता हुआ देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देखें कि HEMM डिप्लॉयमेंट के संबंध में ये जो आपके सामने जो दी हुई है लिंक, इस लिंक को आप जैसे ही दबाइएगा तो इस वीडियो को बार बार देख करके अपने तैयारी को पक्का कीजिए। नेक्स्ट मैं आता हूं, देखिए आपके सामने जो दिखाई दे रही है क्वेश्चन नंबर 36, डेंजर एसोसिएटेड इन ओपन कास्ट माइन एंड देयर रिमीडियल्स मेजर्स। मतलब कि ओपन कास्ट माइंस में कौन कौन सी खतरे रहती हैं और उसके लिए रिमीडियल मेजर्स कौन सी ली जाती है, जिसके संबंध में सेफ्टी इशू आपके सिलेबस में दी हुई है। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए फ्रेंड, तो इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो मैं अपलोड करूंगा। मैं आपके सामने ये मैं डेंजर ऑन बेंच मैं एक कॉलम में रखा हूं, दूसरे कॉलम में रिमीडियल मेजर्स रखा हूं, क्या क्या उसके लिए सावधानी लेनी पड़ती है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पर HEMM एक प्रश्न आई हुई है जो विगत वर्ष में आई हुई है। लिस्ट ऑफ HEMM ऑन बोर्ड मैं बताऊंगा, जो बता चुका हूं। मैच द फॉलोइंग इक्विपमेंट को मैच करना है, जिसमें कॉलम 1 में P नंबर में दिया हुआ है स्क्रैपर, Q नंबर में ड्रैग लाइन, R नंबर में बकेट व्हील एक्सकेवेटर, S नंबर में रोप शॉवेल। इसको कंपोनेंट में इसके भाग दिए हुए हैं, मेन कंपोनेंट ड्रिबल बेल्ट, डिपर स्टिक, फेयर लीड, बॉल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है मैच करने का प्रयास कीजिएगा कि स्क्रैपर किसके साथ लगी रहती है, बॉल के साथ रहती है कि फेयर लीड के साथ रहती है, डिपर स्टिक के साथ लगी रहती है, ड्रिबल बेल्ट के साथ लगी रहती है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि ये जो इक्विपमेंट है, मेन इक्विपमेंट, उसके पार्ट्स आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स। आप इसके लिए इसको चूज करने के पहले आप देखिए नेक्स्ट में जो यहाँ पर जो आपके सामने दिखाई दे रही है क्या चीज, सॉवेल जो है एक ये सॉवेल का कैब है। कैब के ऊपर जो माउंटिंग होती है, क्रॉलर माउंटेड मशीन होती है, जिसके साथ जो है बूम लगी हुई है। ये चीज देख रहे हैं, ये होइस्ट लाइन है, ये डिपर स्टिक है। तो सॉवेल के साथ डिपर स्टिक लगी हुई है, आप डिपर स्टिक को उसमें चूज कर सकते हैं। ये सेंटर ऑफ रोटेशन है जिसमें सॉवेल जो है रोटेट होती है। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर जो है डिपर स्टिक जो 2 नंबर है वो आप रोप सॉवेल S का 2 नंबर आप जो है टिक लगा सकते हैं। तो S का 2 नंबर देखिए आप यहाँ पर भी दी हुई है, कौन से नंबर में, C नंबर में, तो C नंबर होने की संभावना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग मैच करेंगे। मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल है, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स को भी शेयर करते हुए उनको सब्सक्राइब करने के लिए पूरा वीडियो देखिए फ्रेंड्स।